तो देखो बच्चों, बोल रहे हैं कभी कभी जो है किडनी फेलियर हो जाता है, किडनी ठीक से काम नहीं करती है। इसी को हम लोग रीनल फेलियर भी बोलते हैं। क्या होगा यहाँ पे? बोल रहे हैं कुछ कारणों से ब्लड सप्लाई जो है किडनी में कम हो जाएगी। मैंने आपको बताया था बेटा, देखो ये देखिए, ये बोमेन कैप्सूल है, ठीक है। ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये डीसीटी है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। और यहाँ देखिए, ये जो ब्लड लेके आती है एफरेंट आर्टीरियोल है, जो ब्लड लेके जाती है वो इफरेंट आर्टीरियोल है, और ये ग्लोमेरुलस है। अप्रॉक्स 50 कैपिलरी का बना हुआ होता है ग्लोमेरुलस। और यहाँ पे देखिए, इसमें जो प्रेशर लगता है उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। इसी में जो प्रेशर बनेगा इसी को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। और यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आता है इसे बोलते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ठीक है। तो बोल रहे हैं बेटा, ब्लड सप्लाई किडनी में, यहां देखिए ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो एफरेंट आर्टीरियोल में ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर कम हो जाएगा तो यहाँ फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ही रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट कम बनेगा। अब तो यूरिन का अमाउंट भी कम हो जाएगा। तो अगर यूरिन का अमाउंट रिड्यूस होते होते 55 ml टू 100 ml पर डे हो जाएगा, तो बेटा बायो में ना जहाँ बहुत कम होता है ना, वहाँ टर्म लगाते ओलिगो। ओलिगो मतलब होता है बहुत कम, समझे। तो बहुत कम यूरिन होने लगेगा, इसे बोलेंगे ओलिगो यूरिया। क्या बोलेंगे? ओलिगो यूरिया, समझे। तो जब यूरिन का अमाउंट पर डे 55 टू 100 ml हो जाएगा, इसको हम लोग ओलिगो यूरिया बोलेंगे। फिर कह रहे अगर 50 ml से भी कम हो जाए यूरिन का अमाउंट तो इसे ए न्यूरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए न्यूरिया, ठीक है। अब ऐसा ऐसा होने से, जब यूरिन इतना कम हो रहा है, दिन भर में यूरिन हो ही नहीं रहा है, तो यूरिन से यूरिया को शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब ये यूरिया आपके बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगी, तो यूरिया का अमाउंट ब्लड में बढ़ जाएगा। तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी? यूरीमिया हो जाएगा, ठीक है। इस केस में अब फिर डायलिसिस के लिए सलाह दी जाती है। डॉक्टर बोलेगा कि भैया इनको डायलिसिस कराना पड़ेगा, ठीक है। तो डायलिसिस, पहले तो बेटा ब्लड की डायलिसिस कर रहे हैं, हीमो डायलिसिस, ठीक है। तो बोल रहे हैं ये किस पे बेस्ड है? डिफ्यूजन। बेटा इसका प्रिंसिपल क्या होता है? डिफ्यूजन। और जो ये मशीन यूज करते हैं इसी को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, ठीक है। तो किस पे बेस्ड है? डिफ्यूजन पे बेस्ड है। जो मशीन यूज कर रहे हैं ये आर्टिफिशियल किडनी है। नेक्स्ट, कितना टाइम लगेगा? 4 से 5 घंटे लगभग लगेंगे, ठीक है। ब्लड एक आर्टरी से निकाल लिया जाता है, फिर ब्लड को ठंडा कर देते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आते हैं। ध्यान रखिएगा, ब्लड को ठंडा करते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाते हैं। ये काम भी इसीलिए किया जाता है उसके कोगुलेशन को डिले करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। फिर ब्लड में हम लोग हिपेरिन ऐड कर देते हैं जिससे कोगुलेशन उसका ना हो, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसको इस चैम्बर में पास करते हैं। इसमें ये सब देखिए, जगह जगह पे ये जो लिक्विड है ये डायलाइसेट है। यहाँ लिक्विड भरा हुआ है, इसे डायलाइसेट बोलते हैं। वो लिक्विड जो डायलिसिस में यूज किया जा रहा है। और यहाँ पे ये देख रहे हैं ये ट्यूब्स हैं, इनमें यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है। ये जो मेम्ब्रेन यूज कर रहे हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इसे सेलोफेन मेम्ब्रेन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन यूज करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है किस चीज की बनी होती है?
सेलोफेन की बनी होती, सेलोफेन मेम्ब्रेन है। ठीक, अब होगा क्या, ये जो लिक्विड डायलाइसेट यूज करते हैं, ये आइसो जो ब्लड में आपके अच्छे मटेरियल पाए जाते हैं उसके, आप ऐसे समझ लीजिए कुछ अच्छी चीजें कुछ खराब चीजें, खराब चीजों को बाहर निकालना है, अच्छी चीजों को ब्लड में रखना है, समझे। तो जो गुड सब्सटेंस है उसके ये आइसोटोनिक होगा, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, अमीनो एसिड है, समझे, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन के ये आइसोटोनिक होगा, समझे, सोडियम के आइसोटोनिक। तो जर्नल जो आपके ब्लड का कंपोजिशन है वैसा ही लगभग ये आइसोटोनिक, मतलब कंसंट्रेशन जो है उसके आइसोटोनिक होगा। तो ग्लूकोज ना निकल जाए, सोडियम ना निकले, पोटेशियम ना निकले, क्लोराइड ना निकले, अमीनो एसिड ना निकले। ये क्या चाहता है कि यूरिया जो है भैया, यूरिया बाहर निकल जाए, हिप्यूरिक एसिड है बाहर निकल जाए, या जो ड्रग्स के हार्मफुल वेस्ट बनते हैं, जो आपने दवा खाई होगी कभी कभी, उसके भी वेस्ट जो है बाहर निकल जाए, तो वो सब इसमें नहीं होंगे। ये सारा का सारा देखिए, ये ब्लड से डिफ्यूज होकर के यूरिया, यूरिया यहाँ पे आ जाएगा, हिप्यूरिक एसिड होगा तो यहाँ आ जाएगा, क्रिएटिनिन होगा तो वो यहाँ आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे एक इनलेट होता है जिससे फ्रेश डायलाइसेट ऐड कर रहे होते हैं, और यहाँ एक आउटलेट होता है जिससे वेस्ट खराब वाला डायलाइसेट निकाल दिया जाता है। प्रॉपर ये ऐसे होता रहेगा, ब्लड को ये फिल्टर कर देंगे। अब ब्लड से सारे के सारे हार्मफुल वेस्ट जो है निकल जाते हैं। फिर वापस ये देखिए ब्लड विदाउट टॉक्सिक सब्सटेंस, ये ब्लड आ गया वापस से। अब इसको बेटा, ये आपका ब्लड ठंडा हो गया है, अगर ये ठंडा ब्लड जो है सीधे मरीज को चढ़ा दिया जाए तो बीमार हो जाएगा, उसको फीवर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, आपके बॉडी टेम्परेचर के उसके लेवल पे लाया जाता है, और इसमें उन्होंने हिपेरिन खूब कायदे से मिला दिया है, तो एंटी हिपेरिन मिलाया जाता है, और आपका जैसा लेवल होता है ना ब्लड का आपके बॉडी के लिए, उतने लेवल पे ला करके उसको ब्लड को वापस से इंजेक्ट किया जाता है, बॉडी में फ्लो कराया जाता है। क्या आई बात सुनने? तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए कि कभी कभी किसी प्रॉब्लम के कारण, किडनी की खराबी के कारण किडनी में ब्लड सप्लाई कम हो गई है। किडनी में ब्लड सप्लाई, बेटा बताया था, ये जो ब्लड लेके आती इसे एफरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं, जो ब्लड लेके जाती इसे इफरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं। एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर ज़्यादा होता है, इफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर कम होता है। ये कैपिलरी का नेटवर्क है, इसमें लगभग 50 कैपिलरीज पाई जाती हैं, इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, समझे, ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि यहाँ डायमीटर ज़्यादा है, यहाँ डायमीटर कम है, जिससे ग्लोमेरुलस में प्रेशर क्रिएट होता है, इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ किडनी में ही ब्लड की सप्लाई कम हो गई है, तो एफरेंट आर्टीरियोल में भी प्रेशर, ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर कम हो जाएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कम होगा, नेफ्रिक फिल्ट्रेट कम बनेगा, समझे। अब जिससे क्योंकि फिर नेफ्रिक फिल्ट्रेट कम बन रहा है तो यूरिन भी कम होने लगेगी। अगर ये यूरिन का अमाउंट रिड्यूस होते होते 55 टू 100 ml हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, बहुत कम यूरिन होना, इसे ओलिगो यूरिया कहते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर ये यूरिन का अमाउंट रिड्यूस होते होते 50 ml से भी कम हो जाए, पर डे 50 ml से कम, तो इसको क्या बोले, फिर यूरिन हो ही नहीं रही, कह रहे हैं एन्यूरिया बोलते हैं। यूरिन का काम है हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी से बाहर निकालना, नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से बाहर निकालना। जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या होता है, यूरिया। अब यूरिया ब्लड से बाहर नहीं जाएगा तो यूरिया ब्लड में बढ़ता जाएगा, यूरीमिया, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यूरीमिया। तब पेशेंट को डायलिसिस के लिए रिकमेंड करेगा डॉक्टर, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस जो है ये बेस्ड होती है किस प्रिंसिपल पे, डिफ्यूजन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। जो मशीन यूज करेंगे इसे आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। कितना टाइम लगेगा, 4 से 5 घंटे का टाइम लगेगा। क्या प्रोसेस होता है, पहले तो ब्लड को बॉडी से आर्टरी के थ्रू बाहर निकाल लिया जाएगा, इसको ठंडा किया जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कोगुलेशन को रिड्यूस करने के लिए, कोगुलेशन को और ज़्यादा रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर हिपेरिन ऐड कर दिया जाएगा। फिर एक मशीन में ले जा रहे हैं,
इसमें कई सारे चैम्बर होते हैं। चैम्बर में ये सेलोफेन मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इसे सेलोफेन मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और ये लिक्विड भरा हुआ होता है, इसे डायलाइसेट बोलते हैं। ये ब्लड के आइसोटोनिक होता है, जो ब्लड के यूजफुल सब्स, आप ये कह सकते हैं कि ब्लड के जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उनके आइसोटोनिक होता है। जैसे ग्लूकोज आपके लिए यूजफुल है, सोडियम पोटेशियम यूजफुल है, क्लोराइड है, तो ये उसके आइसोटोनिक होगा। और हार्मफुल सब्सटेंस इसमें पाए नहीं जाएंगे। इसमें यूरिया नहीं होगा, जैसे हिप्यूरिक एसिड नहीं होगा, क्रिएटिन नहीं होगा। जो आप ड्रग्स कोई लेते हैं तो ड्रग का जो है हार्मफुल वेस्ट निकलता है, वो सारा नहीं होगा। तो वो सारा का सारा ब्लड से डिफ्यूज हो करके इस डायलाइसेट में आ जाएगा। यहाँ एक इनलेट लगा होता है जिससे फ्रेश डायलाइसेट ऐड कर रहे होते हैं, यहाँ एक आउटलेट लगा होता है जिससे फ्रेश डायलाइसेट, यूज्ड डायलाइसेट को बाहर निकाला जाता है। अब ये जो ब्लड मिलेगा, ये ब्लड है विदाउट हार्मफुल सब्सटेंस या टॉक्सिक सब्सटेंस। फिर वापस से इसको, इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर पे लाएंगे और यहाँ पर एंटी हिपेरिन यूज मतलब ऐड कर दिया जाएगा, फिर इसको बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो देखो बच्चों, इधर देख लीजिए, अभी मैंने आपको बताया है कि कभी कभी फिर हीमोडायलिसिस से भी काम नहीं चल पाएगा, तो फिर पेशेंट को क्या करना पड़ता है, किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, ठीक है। तो किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट जो है 1945 में किया था डॉक्टर चार्ल्स हफगेल ने, समझे। मगर इन्होंने एक्चुअली में कैडेवर से किया था, ठीक है। मगर फर्स्ट सक्सेसफुल, ध्यान रखिएगा, पढ़ लेंगे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, फर्स्ट सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट, तो आंसर आ जाएगा जोसेफ मुरे। और इन्होंने किया था आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में। आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में जो किडनी ट्रांसप्लांट है ना, उसके सक्सेस के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। रीज़न क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, सुनिए ध्यान से, मैं ये बता रहा हूँ। तो ये देखिए, ये पहले तो ह्यूमन, ये बता रहे हैं, ये एक सेकेंडरी oocyte है, ह्यूमन का सेकेंडरी oocyte है। इसमें यहाँ पर ये देखिए, ये न्यूक्लियस एक साइड में पाया जाता है, इसलिए एक्ससेंट्रिक कंडीशन कहते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर जो ये वैक्यूल के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे जर्माइनल वेसाइकिल कहते हैं, समझे। जिस साइड में ये न्यूक्लियस पाया जाता है इसे एनिमल पोल कहते हैं, इसके अपोजिट साइड को वेजिटल पोल कहते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे स्पर्म आ रहा होगा तो ये यहाँ पे कोन बना लेता है, रिसेप्शन कोन या फर्टिलाइजेशन कोन भी कहते हैं। जब ये स्पर्म इसको टच करेगा, ये देखिए, तो इसका सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, ये सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज करेगा और अब इसको प्रॉपरली एग कहते हैं, ठीक। तो अब स्पर्म का कंटेंट अंदर आता है, स्पर्म अंदर नहीं आता। तो स्पर्म का कंटेंट, स्पर्म का मान लीजिए न्यूक्लियस और बाकी का सेंट्रियोल आएगा, ये अलग अलग पोल पे चला जाएगा, तो स्पर्म का कंटेंट अंदर आता है। तो ये देखिए, स्पर्म का न्यूक्लियस जो है इस पाथ से फ्यूज होता है जा करके एग के न्यूक्लियस से। मैं इसको थोड़ा दूर बना दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये मान लीजिए इस पाथ से दूर होता है जा करके, फ्यूज होता है जाके, इसे कहते हैं कॉपुलेशन पाथ, इसे कहते हैं कॉपुलेशन पाथ, ठीक है। यही जो पाथ है ये डिसाइड करता है जाइगोट के फर्स्ट क्लीवेज, ये एक्सिस डिसाइड करता है जाइगोट के फर्स्ट क्लीवेज की। ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए मर्ज हो गया और ये जाइगोट बन गया। तो जब जाइगोट बनता है ना तो इसमें क्लीवेज स्टार्ट होता है। तो जो फर्स्ट क्लीवेज होता है ना, ये देखिए, फर्स्ट क्लीवेज जहां पे आपका कॉपुलेशन पाथ था ना, ये देख रहे हैं, वहीं से ये क्लीवेज होता है और दो अनइक्वल सेल्स बनती हैं, समझे। क्लीवेज पूरा पूरा होता है, इसलिए बोलते हैं होलोब्लास्टिक, कंप्लीट है ये, ठीक है। दोनों इक्वल नहीं हैं, अनइक्वल सेल्स हैं, तो ये अनइक्वल होता है, तो होलोब्लास्टिक है और अनइक्वल है। और ये जो दो सेल्स बनती हैं ना, इनका भाग्य, इनका फेट डिसाइड नहीं होता है। ये दोनों सेल से आपके बॉडी के, एक ही बॉडी के ऑर्गन बन सकते हैं, या फिर
पूरी पूरी बॉडी भी बन सकती है, समझे। इसलिए इस क्लीवेज को अनडिटर्मिनेट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका क्लीवेज डिटर्मिनेट होता है, मतलब जो दो सेल बन रही हैं उनका फेट पहले से ही डिटरमाइन होता है। मगर यहाँ पे जो दो सेल बन रही हैं उनका फेट पहले से डिटरमाइन नहीं होता है। भैया ठीक हो ना सब लोग? सब लोग ठीक हो? पीछे सभी लोग भैया ठीक हो तुम? चलिए, तो ये कह रहे हैं, क्या ये बात क्लियर हुई आपको कि क्या होता है ये समझिए। तो ये जो फर्स्ट क्लीवेज है ह्यूमन जाइगोट में, इसमें दो सेल्स, दो अनइक्वल सेल्स बनती हैं। तो ये क्लीवेज अनइक्वल होता है, पूरा पूरा होता है तो होलोब्लास्टिक होता है। ये दोनों सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म भी बन सकता है, या तो एक आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट भी बन सकते हैं। तो ये जो दो सेल बनती हैं इनका फेट डिसाइड नहीं होता है, इसलिए फर्स्ट क्लीवेज को अनडिटर्मिनेट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसी दोनों सेल से कभी कभी दो ऑर्गेनिज्म या दो चिल्ड्रन या दो चाइल्ड बन जाते हैं, दो इम्ब्रियो बन जाते हैं। तो बेटा ये जो दो इम्ब्रियो बन रहे हैं ये पूरे पूरे सेम हो गए, इनके एंटीजन भी सेम होंगे, सारा का सारा अच्छे से मैच कर जाएगा। इसीलिए जब आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में ग्राफ्टिंग की जाती है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो सक्सेस के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, समझे। तो अब ये ट्रांसप्लांट किसके, फिर देखिए किसके बीच में किया जा रहा है। तो अगर आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा है, ग्राफ्टिंग की जा रही है, तो इसे ऑटोग्राफ्ट कहते हैं। चांसेस सक्सेस के सबसे ज्यादा होंगे इसमें, ठीक है। और दूसरा किसी दूसरे इंडिविजुअल से, तो इसे एलोग्राफ्ट बोलते हैं। अब दूसरा इंडिविजुअल में या तो लिविंग डोनर होगा या कोई डेड हो जाए और वो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही उससे ये ऑर्गन निकाल लिया जाए, किडनी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही निकाल ली जाए, तब तो वो काम आएगी। यहाँ पे सिबलिंग हो सकता है या कोई अननोन डोनर हो सकता है, समझे। दूसरा ये याद रखिएगा, इंडिया में सबसे पहला किया गया था सीएमसी बेल्लोर में 1971 में, ठीक है। तो अभी बताया मैंने आपको कि डोनर डोनर के बेसिस पे ये ट्रांसप्लांटेशन को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। अगर बोल रहे हैं डोनर आइडेंटिकल ट्विन है तो इसको ऑटोग्राफ्ट बोलेंगे, और अगर कोई दूसरा डोनर है तो उसको हम लोग एलोग्राफ्ट बोलेंगे। इसमें लिविंग डोनर भी हो सकता है या फिर डेड भी हो सकता है। तो डोनर, अब क्या क्या फिर कंडीशंस चेक होने चाहिए भैया। डोनर को कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे हाइपरटेंशन नहीं होना चाहिए, थायराइड नहीं होना चाहिए। थायराइड वालों का ना ब्लड भी नहीं डोनेट कर सकते, समझे। हाइपरटेंशन नहीं होना चाहिए, थायराइड नहीं होना चाहिए, डायबिटीज नहीं होना चाहिए। फिर इसलिए बोल रहे हैं, दूसरा क्लोज रिलेटिव को प्रिफर किया जाता है क्योंकि वहां पे मैचिंग सबसे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, समझे। फिर डोनर में क्या क्या मैच किया जाता है, डोनर रेसिपिएंट मैचिंग, तो ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। एंटीजन HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ल्यूकोसाइट के ऊपर पाए जाने वाले एंटीजन, ध्यान रखिएगा। HLA, ह्यूमन की ल्यूकोसाइट के ऊपर पाए जाने वाले एंटीजन, ठीक है। टोटल ये 6 सेट होते हैं, जिसमें से 3 सेट मदर से आता है और 3 सेट जो है फादर से आता है। जितना ज्यादा HLA की मैचिंग होगी उतना ही अच्छा डोनर माना जाएगा, ठीक है। फिर एंटीबॉडी मैचिंग होनी चाहिए। तो ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। HLA क्या है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ल्यूकोसाइट के ऊपर पाया जाने वाला एंटीजन सेम होना चाहिए। कितने सेट होते हैं ये? 6 सेट होते हैं। 3 मदर से आता है, 3 फादर से आता है। जितना ज्यादा HLA की मैचिंग होगी उतना अच्छा डोनर माना जाएगा। एंटीबॉडी मैचिंग कराई जाएगी। फिर जब ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा तो भी कहीं ऑर्गन रिजेक्शन ना चालू हो जाए तो इम्यूनो सप्रेसिव दिया जाता है, जैसे साइक्लोस्पोरिन A है, ऑर्गन रिजेक्शन को रोकने के लिए। अब बेटा क्योंकि आपको पहले से ही इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली दवा दे दी है, समझे, तो आपको दूसरी बीमारियां हो सकती हैं, या फिर अभी यही जो किडनी लगाई है इसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो मरीज को एक प्रॉपर टाइम तक जो है हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है, समझे। फिर धीरे धीरे दवाएं ठीक मतलब रिड्यूस की जाती हैं,
प्रॉपर चेकिंग की जाएगी और फिर उसको मरीज को रिलीज किया जाएगा और कहेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पे आप लगातार फॉलो अप में चेकअप कराते रहें। तो इस तरीके से किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है। ठीक है, चलिए।